एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन करें कक्षा 12 इतिहास, अध्याय फर्स्ट, भारत का अभिभवपूर्ण अतीत। हमने इसमें पढ़ा था कि इतिहास क्या है। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इतिहास के सोर्सेस, उसमें पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे थे। पुरातात्विक स्रोत हमने पढ़ लिए थे और साहित्यिक स्रोतों में आधा हमने कंप्लीट कर लिया था। मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी थी, उसके रचयिता जो हमने दिए थे, आपको बताया भी था कि महत्वपूर्ण पुस्तकें जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम वेद के बारे में पढ़ा, वेदांग, रामायण, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, धर्मेंद्र साहित्य, इनके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। और क्षेत्रीय विदेशी साहित्य में, और आज हम विदेशी साहित्य में अध्ययन कर रहे हैं। विदेशी साहित्य में चीनी विवरण, विदेशी साहित्य में चीनी विवरण, तो उसमें चीन का यात्री था फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के टाइम में या दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल का शासक है। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसका कार्यकाल है 399 से 414 ईस्वी। बौद्ध धर्म के बारे में लिखा था। किसने? तो फाहियान ने। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया। 629 से 644 तक ह्वेनसांग भारत में रहा था। ये हर्षवर्धन का टाइम नहीं है। 629 से 644 हर्षवर्धन का टाइम है 606 से 647 तक, और हर्षवर्धन अंतिम युद्ध 643 में लड़ा था। हर्ष एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हर्ष स्थानीय का शासक कब बना था? तो हर्ष बना था 606 ईस्वी में। ये प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। ये हर्षवर्धन 3 महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं: प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। सबसे पहले राज्यवर्धन शासक बना, लेकिन उसकी अल्पायु थोड़े समय में मृत्यु हो जाने के कारण उसके बाद हर्षवर्धन को राज शासन पर सेनापति के द्वारा बैठाया गया था। 606 ईस्वी में शासक बना। इसके टाइम में ह्वेनसांग चीन का यात्री भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और उसने सियुकी नामक पुस्तक की रचना की थी। सियुकी नामक पुस्तक लिखी थी। भारत की धार्मिक दशा का वर्णन करता है और राजनीतिक दशा का वर्णन भी करता है। कौन? तो ह्वेनसांग। अगला महत्वपूर्ण यात्री है इत्सिंग, तो 672 से लेकर 688 ईस्वी तक भारत आया या भारत में रहा। विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। बौद्ध शिक्षा भारत में या वेशभूषा, खान पान आदि के बारे में भी उन्होंने लिखा। अगला है सोंग यून, तो 520 ईस्वी के लगभग भारत आया। भारत के पश्चिमी सीमांत देशों तथा वेशतंत्र जातक के लीला स्थलों का सविस्तार वर्णन करता है। मतलब विस्तार पूर्वक संपूर्ण जानकारी इसने यहाँ की दी है, जो उद्यान जनपद के पास थे। वंशावलियाँ, वंशावलियाँ क्या है? वंशावलियाँ वही है जो किसी समाज या किसी परिवार के बारे में, जैसे अब हमारे परिवार है तो उसमें जो भाट है या राव जी, पुरोहित, पंडे, जो हमारे परिवार की संपूर्ण जानकारी रखते हैं, सहेज कर रखते हैं प्राचीन काल से, वो वंशावलियाँ कहलाती है। जो व्यक्ति के इतिहास को सहेज कर रखना या रखने वाली प्रणाली वंशावली कहलाती है। इसमें पूर्वजों के ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक घटनाओं का वर्णन भी मिलता है। उनमें प्रमुख हैं वंशावलियाँ रखने वालों में बड़वा, भाट, जागा, रावजी, तीर्थ, पुरोहित, पंडे, बारोट आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। इन्हें न्यायिक साक्ष्य के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। अगर किसी न्यायालय में कोई विवाद हो जाता है तो उसको कोई साक्ष्य ना मिले तो वंशावलियों को न्यायिक साक्ष्य के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार ये स्वीकार है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार वंशावलियों को भी साक्ष्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसमें पहला मामला आया था जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार, AIR 2003। इसके बाद है पुरातात्विक स्रोत।
पुरातात्विक स्रोत प्राचीन इतिहास की जानकारी के सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोतों में माना जाता है। पुरातात्विक जो खुदाई के माध्यम से प्राप्त हो, प्राचीन अर्थ, पुरातात्विक स्रोत का अर्थ क्या है? अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन क्या कहलाता है? प्राचीन पुरातात्विक स्रोत। हड़प्पा की खोज के कारण भारत की सभ्यता का प्रभाव 6 से 5000 ईसा पूर्व तक पीछे चला गया है। कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी आर्थिक उपाभिलेख से मिलती है। कलिंग नरेश खारवेल का कौन सा है? आर्थिक गुफा अभिलेख की जानकारी मिलती है। उत्खनन से प्राप्त अवशेष, खुदाई से प्राप्त सामग्री में जिसमें मर्दबांड, औजार, उपकरण आदि भी मिले हैं। उत्खनन से प्राप्त मतलब खुदाई के माध्यम से, अभी वर्तमान में ये चित्र दिया गया है, किसी जगह की खुदाई होती है तो उसमें इस तरह के अवशेष मिलते हैं। जैसे कालीबंगा सभ्यता है, उसके अवशेष हैं। जो खुदाई की गई तो वहाँ पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं, तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि उसमें प्राचीन तरह से समाज किस तरह से रहता था, लोग किस तरह से अपना राजकीय कार्य चलाते थे, क्या क्या खाते थे, क्या क्या पीते थे, कैसे रहते थे, इसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। पाषाणकालीन मानव सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। पाषाणकालीन मानव सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। प्रारंभ में मानव पाषाण उपकरण, हमारे पत्थर, पाषाण का मतलब होता है पत्थर उपकरण अधिक मिले हैं। बाद में मानव मर्दभांड, हमारे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने लगा तो इनके अवशेष सर्वाधिक मिले। और प्राचीन काल से जानकर देखें तो पाषाण पत्थरों के उपकरण सर्वाधिक मिले। बाद में मानव ने जैसे जैसे उनका विकास होता गया उसकी सभ्यताओं में, तो उसने मिट्टी के बर्तन बनने शुरू कर दिए, तो बाद में सर्वाधिक किसके बर्तन मिले? तो मिट्टी के। इतिहासकार के अनुसार 4 मर्दबांड संस्कृतियां विद्यमान रही है। प्राचीन काल में 4 संस्कृतियां विद्यमान रही है, मर्दबांड संस्कृतियां। मर्दबांड का अर्थ है मिट्टी के बर्तन। उसमें पहली है गेरुए रंग युक्त मर्दबांड संस्कृति, इसे ओसीपी नाम से भी जान सकते हैं। ओसीपी संस्कृति मतलब गेरुए रंग युक्त मर्दबांड संस्कृति। काले व लाल रंग मर्दबांड संस्कृति से बीआरडब्ल्यू भी बोल सकते हैं। चित्रित स्लेटी रंग की, इसे पीजीडब्ल्यू कहते हैं। उत्तरी काली चमकीली परस्पर मिश्रण संस्कृति या उत्तरी काली चमकीली परंपरा संस्कृति से एनबीबीडब्ल्यू के नाम से जाना जाता है। इसके आगे उत्खनन में सड़कें, नालियां, भवन, तांबे, कांस्य सामग्री, औजार, बर्तन, आभूषण आदि पूरा अवशेष मिले। तत्कालीन मानव सामग्री संस्कृति की जानकारी मिलती है। अभिलेख तिथियुक्त समसामयिक होने के कारण महत्व सर्वाधिक है। मतलब इसमें अभिलेखों में तिथियुक्त मतलब समय की जानकारी मिलती है, मतलब किस समय का है। समसामयिक मतलब जिस समय घटना घटित उस समय की है। शासन विशेष, तिथि क्रम, उपलब्धियां, कार्य, समसामयिक की जानकारी मिलता। स्थानाभाव के कारण अनावश्यक सामग्री भी नहीं मिलती है, मतलब कम दूरी में ज़्यादा जानकारियाँ मिलती है अभिलेखों में। तो अभिलेखों में प्रमुख हैं जैसे खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, ये शिलालेखों के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से शिलालेख? जैसे खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख जो प्रयाग प्रशस्ति, ये गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सकंद, ये क्या है? अभिलेख हैं चारों। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, अभी पीछे एग्जाम हुआ था शायद तक बिहार या अन्य राज्य में, तो उसमें पूछा गया था हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे है? तो खारवेल से। नासिक अभिलेख का वो संबंध किससे है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी से। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से। स्तंभलेख में है सकंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख और समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभलेख। ताम्र अभिलेखों में प्रभावती गुप्ता का अभिलेख, दशरथ का नागार्जुनी गुहालेख, ये गुहालेख में, और सातवाहनों का नासिक और नानाघाट गुहालेख।
नासिक और नानाघाट गुहा लेख किसके हैं? तो सातवाहन काल के हैं। और नागार्जुनी गुहा लेख है दशरथ का। अशोक का बरार गुहा लेख भी इसमें सम्मिलित किया, गुहा लेखों में सम्मिलित किया जाता है। अब मौर्य शासक अशोक के कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल मौर्य शासक अशोक के कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो 33। इसमें खरोष्टी व ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के 14 शिलालेख हैं। अब 14 शिलालेखों में उसमें क्या क्या जानकारियां दी गई है? प्रथम शिलालेख मतलब प्रथम लेख में लिखा है कि पशु बलि की निंदा की गई है और पशु हत्या पर रोक लगाई गई। दूसरा, समाज कल्याण, मनुष्य व पशु चिकित्सा। तीसरा है धर्म के सिद्धांत। चौथा, युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष, मतलब युद्ध की त्याग उसको धर्म को प्रमुखता दी गई। पांचवा है धर्म महामात्रों की नियुक्ति 13वें वर्ष करता है। धर्म महामात्रों की नियुक्ति कौन से वर्ष करता है? 13वें वर्ष करता है, जो प्रत्येक 5 वर्ष बाद वो जांच करते थे। आत्म नियंत्रण की शिक्षा 6ठे में देता है। 7वें में अशोक तीर्थ यात्राओं का वर्णन करता है। और 8वां लेख है उसमें धम्म यात्राएं, धर्म प्रचार हेतु यात्राएं। 9वां सच्ची भेंट व सच्चे शिष्टाचार का वर्णन करता है। धर्म मंगल, धर्म वो मंगलकारी है उसकी व्याख्या करता है। 10वां है राजा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। राजा या उच्च अधिकारी वो हमेशा किसके प्रति सोचेगा? तो प्रजा के प्रति। 11वां है धर्म दान की श्रेष्ठता, धर्म में दान ही श्रेष्ठ है। 12वां है धार्मिक सहिष्णुता, मतलब सभी को समान दृष्टि से देखना। और 13वां कलिंग युद्ध, मतलब कलिंग युद्ध की जानकारी 13वें अभिलेख या शिलालेख में मिलती है। अशोक का हृदय परिवर्तन और पड़ोसी राज्यों का वर्णन भी 13वें अभिलेख में मिलता है। और 14वां धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। तो ये 14 लेख मिलते हैं अशोक के। तो अशोक के कितने शिलालेख मिले हैं? 14 मिले हैं। अभिलेख पत्थर या धातु की कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री लेख को ही अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख क्या है? तो अभिलेख पत्थर या धातु की कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री, मतलब जो पढ़ने योग्य लेख को क्या कहते हैं? अभिलेख कहा जाता है। सिक्के व मुद्राएं। सिक्के व मुद्राएं। प्राचीन इतिहास में सिक्कों मोहरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये गुप्तकालीन सिक्के, पंचमारक हाथ सिक्के, स्वर्ण ताम्रपात्र सिक्के, लेख युक्त सिक्के, स्वर्ण व रजत मुद्राएं। स्वर्ण सोने के सिक्के और रजत मतलब चांदी के सिक्के। गुप्तकालीन सिक्के। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। दिनार या सुवर्ण कहा जाता था। जो सोने के सिक्के होते थे उसे दिनार या सुवर्ण कहा जाता था। प्रमुख शब्द है दिनार। चांदी का सिक्का रूपक कहलाता था गुप्त काल में। स्वर्ण व रजत मुद्रा प्रचलन में थी। सर्वाधिक प्रचलन में गुप्त काल में क्या था? तो स्वर्ण सोने के सिक्के व चांदी के सिक्के सर्वाधिक प्रचलन में थे। समुद्रगुप्त के वीणावादक व्याघ्र निहंता प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। वीणावादक वीणा बजाते और व्याघ्र निहंता प्रकार के किसके सिक्के हैं? तो समुद्रगुप्त के गुप्त काल में। कुमारगुप्त के कार्तिकीय प्रकार के वो शैव अनुयायी होने की पुष्टि करते हैं। कार्तिकीय प्रकार के सिक्के मिले हैं, वे शैव अनुयायी होने की पुष्टि करते हैं। किसकी? कुमारगुप्त की। इनसे अधिक स्तर धार्मिक विश्वास, कला, विदेशी व्यापार की जानकारी भी मिलती है सिक्कों से। पंचमारक या हाथ सिक्के 500 ईसा पूर्वी से 2री शताब्दी ईसा पूर्वी के सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के चांदी या तांबे के हैं। इनमें केवल चित्र अंकित है। इन्हें पंचमारक या आहत सिक्के कहा जाता है। लेख युक्त मुद्रा। मौर्यों के बाद हिंदू यूनानी शासकों ने लेख युक्त मुद्रा प्रारंभ की। लेख प्लस शासक की आकृति। ये मौर्यों के बाद है। हिंदू यूनानी लेखों शासकों ने इसे भारत में प्रारंभ की थी। स्वर्ण या ताम्र सिक्के। कुषाणों के समय स्वर्ण व ताम्र सिक्के प्रचलन में आए। भारत में स्वर्ण और तांबे के सिक्के इसने प्रारंभ किए थे? तो कुषाणों ने किए थे। जानकारी और सिक्कों से क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? उसमें तिथि निर्धारण,
धार्मिक विश्वास की जानकारी, कला पर प्रकाश, व्यापार आर्थिक स्तर की जानकारी, साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान, नवीन तथ्यों का अध्ययन और शासकों की रुचियों का ज्ञान पता चलता है। किससे? तो सिक्कों से। सिक्कों पर राजा क्या करता था, किस धर्म का उपासक था, कला में किस प्रकार की रुचि थी, व्यापार में क्या क्या करता था, साम्राज्य की सीमाएं और नवीन तथ्यों और शासकों की रुचि का पता चलता था। किससे? तो सिक्कों से। तो स्टडी विद ईशान एकेडमी को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। स्मारक व भवन, भूमि पर स्थित सभी अवशेष, स्तूप, चैत्य, विहार, मंदिर, राजप्रसाद, दुर्ग, भवन आदि इसमें स्मारक और भवनों के अंतर्गत आते हैं। इसमें सांस्कृतिक, कला, राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। किसी शासक ने किस तरह के मंदिर बनाए, विहार बनाए, मठ का निर्माण करवाया, दुर्ग या भवन, तो उसमें उसकी सांस्कृतिक, कला, राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है उस काल की। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से वहाँ की सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। ये दोनों हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। देवगढ़ व भित्री गांव मंदिर से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। देवगढ़ व भित्री गांव मंदिर है, इसे गुप्त काल की जानकारी मिलती है और भारत में मंदिर निर्माण की प्रारंभ गुप्त काल से माना जाता है। स्मारकों से ही दक्षिणी पूर्वी एशिया से भारतीय संस्कृति के विस्तार की जानकारी मिलती है। इसे स्मारकों से कंबोडिया के अंगकोर वाट के स्मारक और जावा के बोरोबुदुर मंदिर भारत का अन्य देशों में औपनिवेशिक व सांस्कृतिक विस्तार की जानकारी देते हैं। कंबोडिया में अंगकोर वाट का मंदिर है और जावा में बोरोबुदुर का मंदिर है। अब इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। बोरोबुदुर का संबंध है तो उसमें 4 देशों के नाम दिए जाए, तो बोरोबुदुर का संबंध किसे? जावा से, और अंगकोर वाट का कंबोडिया से। अगले में पढ़ेंगे मूर्तियां, सेल, चित्र तथा अन्य कलाकृतियां। ये हम अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।